हेलो स्टूडेंट्स, तो हम बात कर रहे थे इंडिविजुअल डिफरेंसेस की और उसके डायमेंशन की। तो आज हमारा सेकंड यूनिट का फर्स्ट टॉपिक जो है उसका लास्ट टॉपिक है। आज हम सारी चीज़ इसमें कवर करेंगे, जितने भी डायमेंशन हमारे बच चुके गए हैं तो हम नेक्स्ट बात करेंगे इसके बाद नेक्स्ट सेकंड यूनिट के थर्ड टॉपिक के बारे में। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले जो हमारा आज का डायमेंशन है वो है साइकोमोटर स्किल। साइकोमोटर स्किल से ही मतलब होता है कि जहाँ पर हमारी मोटर स्किल यूज़ हो रही है, जैसे हाई और आइज़ का कोऑर्डिनेशन। किसी भी टास्क को जब हम कंप्लीट करते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है, जो हमारा माइंड है, हाथ है, ये सारी चीज़ें आपस में कोऑर्डिनेट करके किसी भी काम को कंप्लीट करती है, तो वो हो गया साइकोमोटर स्किल। चलिए फिर शुरू करते हैं। साइकोमोटर स्किल इंक्लूड्स हैंड आई कोऑर्डिनेशन टास्क सच एज थ्रोइंग अ बॉल, ड्राइविंग अ कार, ऑपरेटिंग अ मशीन, प्लेइंग एन इंस्ट्रूमेंटल और टाइपिंग। तो साइकोमोटर स्किल क्या इंक्लूड करती है, हमारे हाथ और आंख का जो भी कोऑर्डिनेशन है उसको, और जिसके द्वारा हम बहुत सारे टास्क को कंप्लीट कर सकते हैं, जैसे कि थ्रोइंग अ बॉल, जैसे कि बॉल को फेंकना, ड्राइविंग अ कार, कार को चलाना, और ऑपरेटिंग अ मशीन, फॉर एग्जांपल कंप्यूटर, प्लेइंग एन इंस्ट्रूमेंट और टाइपिंग। प्लेइंग एन इंस्ट्रूमेंट मतलब कुछ भी हम इंस्ट्रूमेंट जो प्ले करते हैं, जैसे कि गिटार हो गया, एंड टाइपिंग हो गई। ये सारे हमारे क्या आ जाते हैं, साइकोमोटर स्किल के अंदर आ जाते हैं। साइकोमोटर स्किल एम्फसाइज कोऑर्डिनेटेड फिजिकल एक्टिविटी यूजिंग आर्म, हैंड, फिंगर एंड फीट। तो इस साइकोमोटर स्किल क्या होती है, एक इस तरह का कोऑर्डिनेशन होता है जिसमें हमारी फिजिकल एक्टिविटी यूज़ होती है, जैसे कि हमारी बाजू, हाथ, फिंगर, फीट, ये सारी चीज़ें जब हमारी यूज़ हो रही होती है किसी भी काम को करने के लिए। अगर हम क्रिकेट खेल रहे हैं तो क्या है, वहाँ पर क्या हो जाती है, हमारी आर्म भी यूज़ होती है, हैंड में हम बैट को पकड़ते हैं, और इसके साथ साथ फिंगर, और इसके साथ साथ फीट। ये सारी चीज़ें जब आपस में अच्छा कोऑर्डिनेशन बिठा देती है, तो उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, अच्छे से क्रिकेट को खेल सकते हैं। तो ये हो गया हमारा साइकोमोटर स्किल। और साइकोमोटर स्किल डिवाइडेड कितने टाइम में होता है, 2 टाइम में डिवाइडेड होता है। एक है ग्रॉस मोटर स्किल और दूसरा है फाइन मोटर स्किल। ग्रॉस मोटर स्किल मतलब लार्ज मसल आर इन्वॉल्व, जहाँ पर हमारी लार्ज मसल इन्वॉल्व होती है, जैसे कि थ्रोइंग, हम कुछ फेंक रहे हैं तो उस टाइम पे क्या हो रहा है कि हमारी बॉडी का जो है, पूरी जो बाजू है उसका एंगल, फिंगर, ये सारी, और इसके साथ साथ माइंड कि हमने कहाँ पर किस चीज़ को फेंकना है, तो ये सारी चीज़ें हमारी वहाँ पर इंक्लूड हो रही है, तो ये हो जाती है हमारी ग्रॉस मोटर स्किल। नेक्स्ट है फाइन मोटर स्किल यूजिंग ओनली द हैंड और फिंगर, एग्जाम्पल टाइपिंग, राइटिंग, ठीक है, रीड, अगर हम कुछ राइट कर रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं, तो उस टाइम पे क्या हो रहा है कि हमारी जो फिंगर है और हमारा हाथ है वो आपस में कोऑर्डिनेशन बिठा रहा है, जिसके वजह से हम लिख पा रहे हैं। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती है, या हम पेंटिंग कर रहे हैं या हम क्राफ्ट कर रहे हैं कुछ चीज़, तो वहाँ पर कौन सी चीज़ें यूज़ हो रही है, वहाँ पर हमारे फाइन मोटर स्किल की चीज़ें यूज़ हो रही है। एंड नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है सेल्फ कंसेप्ट। सेल्फ कंसेप्ट का मतलब होता है कि एक जो इंडिविजुअल है वो अपने आप को कैसे परसीव कर रहा है, वो अपने बारे में क्या सोच रहा है कि मैं कैसा पर्सन हूँ। तो वो जो उसका खुद के प्रति अपना एक, अपनी नज़रों में अपना एक व्यक्तित्व होता है, या जो खुद के बारे में एक इंसान अपना सोचता है, वो क्या हो जाता है, हमारा सेल्फ कंसेप्ट हो जाता है। वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव का मतलब हो गया कि जैसे वो सोच सकता है कि आई एम हार्ड वर्किंग, तो वो क्या हो गया, एक तरह का पॉजिटिव हो गया। या कोई सोच रहा है कि मैं बहुत लेज़ी हूँ, तो ये क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। तो इस तरह के कुछ एक सेल्फ कंसेप्ट हर एक इंसान के माइंड में अपने लिए बने होते हैं, तो वो हो जाता है सेल्फ कंसेप्ट। तो चलिए फिर शुरू करते हैं सेल्फ कंसेप्ट के बारे में। सेल्फ कंसेप्ट इज़ एन इंडिविजुअल परसेप्शन ऑफ सेल्फ एंड इज़ व्हाट हेल्प मेक ईच इंडिविजुअल टू यूनिक। तो सेल्फ कंसेप्ट क्या होता है, किसी भी इंडिविजुअल का एक परसेप्शन होता है खुद के लिए, और इसके साथ साथ ही उसे हेल्प करता है किसी भी एक इंडिविजुअल को यूनिक पर्सन बनाने में। तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेल्फ असेसमेंट इज़ द फिजिकल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल एंड फंक्शनल डायमेंशनल चेंज ओवर टाइम। तो जो हमारी सेल्फ असेसमेंट होती है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। किस किस चीज़ को लेके, हमारे फिजिकल अपीयरेंस को लेके, फॉर एग्जांपल हमारा अपीयरेंस कैसा है, हमारा बॉडी पोस्चर कैसा है, हमारा फेशियल एक्सप्रेशन कैसे है, या हमारा जो कलर कॉम्प्लेक्शन है वो कैसा है, ये सारी हमारी इसके अंदर आ जाती है। इमोशनल कि हम कितने बैलेंस्ड है, किसी भी सिचुएशन में हम क्या शांत रहते हैं या एग्रेसिव हो जाते हैं, ये हमारा सेल्फ कंसेप्ट खुद के लिए होता है। इंटेलेक्चुअल, ये हर एक इंसान को पता होता है कि हम कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं, या हम कितना हमारा जो है इंटेलिजेंस लेवल है किसी भी चीज़ को लेके। एंड फंक्शनल डायमेंशनल चेंज ओवर टाइम, और जैसे जैसे हमारी लाइफ में कुछ एक छोटे छोटे चेंजेस आते रहते हैं ओवर द टाइम पीरियड, वैसे वैसे हमारी जो सेल्फ असेसमेंट होती है वो भी डिफरेंट हो जाती है, और इसके साथ साथ हमारे जो अपने प्रति पॉजिटिव और नेगेटिव जितने भी हमारे परसेप्शन होते हैं वो भी चेंज होते रहते हैं अकॉर्डिंग टू टाइम।
सेल्फ कंसेप्ट अफेक्ट द एबिलिटी टू फंक्शन एंड ग्रेटली इन्फ्लुएंस हेल्थ स्टेटस। तो सेल्फ कंसेप्ट अफेक्ट करते हैं हमारी फंक्शन करने की एबिलिटी को और ग्रेटली इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे हेल्थ स्टेटस को। अगर हम सोच रहे हैं कि हम एक हेल्दी पर्सन है, फॉर एग्जांपल ये एग्जांपल है, अगर हम सोच रहे हैं कि हम एकदम हेल्दी और फास्ट और क्विक मतलब बॉडी रिस्पॉन्स कर रहा है हमारा, तो वो क्या हो गया, एक तरह का पॉजिटिव हो गया कि हम एनर्जेटिक है। इस तरह से क्या हो गया, ये हमारी हेल्थ को भी इफ़ेक्ट कर रहा है। और इसके साथ साथ अगर हम इसके अपोजिट सोचें कि हम बीमार फील कर रहे हैं, जो हमारी बॉडी है वो ज़्यादा एक्टिव नहीं है, हम बहुत सुस्ताए हुए हैं, तो इस तरह से हमारे जो काम करने की एबिलिटी है उसको भी ये इफ़ेक्ट करेगा और इसके साथ साथ हमारी हेल्थ स्टेटस को भी इफ़ेक्ट करेगा। तो ये हो गया सेल्फ कंसेप्ट के बारे में कुछ एक चीज़ें। अब बात करते हैं स्टेजेस इन डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ कंसेप्ट। तो स्टेजेस जो डेवलपमेंट के टाइम पे ऐसी कौन कौन सी स्टेजेस होती है जिसमें सेल्फ कंसेप्ट बिल्ड अप होता है किसी भी बच्चे के अंदर। सबसे पहले आता है सेल्फ अवेयरनेस। ये आता है इन्फेंसी में। इन्फेंसी में इसका मतलब होता है कि जो बच्चा है वो अपने आप को अब एनवायरनमेंट से डिफ्रेंशिएट कर सकता है कि आई एम अलाइव और जो एनवायरनमेंट है वो अलाइव नहीं है, इस तरह से। सेकंड है सेल्फ रिकॉग्नाइजेशन 18 मंथ। इसमें क्या हो जाता है, बच्चा खुद को पहचानना शुरू कर देता है, आई एम अ बॉय, आई एम अ गर्ल। अगर मम्मी पापा अगर कोई गर्ल होगी उसको बोलेंगे बेटा, मतलब कुछ भी बोलेंगे कि हाँ उसको डॉल ला के दे देंगे तो वो समझ जाएगी कि क्या है, वो एक गर्ल है, तो वो उसके साथ खेलेगी। और अगर बॉय है तो वो क्या करेगा, बॉयज़ वाली एक्टिविटी करेगा, जैसे कार से खेलेगा या गन से खेलेगा। इस तरह से जो चीज़ें हो जाती है, इस तरह से वो सेल्फ रिकॉग्नाइजेशन कर सकता है कि मैं मम्मी जैसी दिखती हूँ तो मैं क्या हूँ, गर्ल हूँ, और मेरा भाई है जो पापा जैसे दिखता है तो वो बॉय है। इस तरह से वो रिकॉग्नाइज कर सकता है। सेल्फ रिकॉग्निशन भी हो सकती है इसमें। और सेल्फ डेफिनेशन 3 ईयर के बाद जो भी टाइम होता है 3 ईयर तक का, उसमें सेल्फ डेफिनेशन हो जाती है बच्चों के अंदर। वो खुद को डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल वो अपना नाम बता सकते हैं, जैसे माई नेम इज़ डैश डैश, कुछ भी नाम हो सकता है, या जैसे माई नेम इज़ रोहन, माई नेम इज़ मनीषा। इस तरह से वो कुछ भी अपने नाम बता सकते हैं। तो वो क्या होगी, उसकी सेल्फ डेफिनेशन होगी, अपने आप को वो डिफाइन कर पा रहा है कि मेरा नाम क्या है और मैं क्या हूँ। आई एम अ गर्ल ऐसे भी वो बोल सकती है, या बोल सकता है आई एम अ बॉय। इस तरह से ये सेल्फ डेफिनेशन हो गई। नेक्स्ट है सेल्फ कंसेप्ट 6 से 7 ईयर। उसमें बच्चों के अंदर क्या हो जाते हैं, सेल्फ कंसेप्ट डेवलप हो जाते हैं, उसके अपने कंसेप्ट डेवलप हो जाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर वो कुछ काम कर रहा है तो सोसाइटी देख रही है, अगर उसको कोई गुड बॉय या गुड गर्ल बोल रहा है तो वो क्या है, सेल्फ कंसेप्ट बन रहा है। उसको पता है कि अगर मैं अच्छा काम करूँगा तो मुझे गुड बॉय या कुछ प्राइज़ मिलेगा, चॉकलेट मिलेगी, इस तरह से। तो वो क्या करेगा, सेल्फ कंसेप्ट बिल्डअप कर सकता है कि मैं एक अच्छा बच्चा हूँ या मैं एक शरारती बच्चा हूँ। इस तरह से उसके अंदर क्या हो जाते हैं, सेल्फ कंसेप्ट डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। एंड नेक्स्ट जो हमारा डायमेंशन है वो है जेंडर। जेंडर एक तरह से कुछ भी नहीं है। तो जेंडर क्या है कि जो सोसाइटी के द्वारा रोल दिए जाते हैं एक मेल और फीमेल को, कि कुछ एक पर्टिकुलर रूल एंड रेगुलेशन होते हैं या कुछ ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है जो फुलफिल करनी होती है एक इंडिविजुअल को अकॉर्डिंग टू इट्स सेक्स। उसके लिंग के आधार पर उसे जो रोल मिले होते हैं वो क्या हो जाते हैं, जेंडर हो जाते हैं। तो फिर शुरू करते हैं इसके बारे में पढ़ना। तो हाउ अ पर्सन बिहेव इन कंपैरिजन टू अदर इन सोसाइटी एंड कल्चर। तो कैसे जो एक पर्सन है वो दूसरे पर्सन के कंपैरिजन में बिहेव करता है सोसाइटी और कल्चर के अंदर। तो ये हो गया हमारा जेंडर। तो जेंडर क्या है, सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ सेक्स। जो हमारे लिंग है उसका सोशली जो कंस्ट्रक्ट किया गया है, समाज के द्वारा जिस उसका जो निर्माण किया गया है वो हमारा क्या आ जाता है, जेंडर आ जाता है। और जेंडर के अंदर क्या होती है, जेंडर आइडेंटिटी। जेंडर आइडेंटिटी कैसे होगी, गर्ल्स और बॉय या मेल या फीमेल, ये क्या हो गए, जेंडर आइडेंटिटी हो गई। फिर है जेंडर रोल। जेंडर रोल जैसे कि कुछ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी या कुछ एक रोल्स होते हैं सोसाइटी में जो पर्टिकुलर जेंडर को दिए जाते हैं। अगर हम बात करें कुछ एक हमारे रिचुअल्स की, तो सबसे पहले अगर हम एक बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल ले तो वो हो जाता है, किसी की जब डेथ होती है तो अंतिम दाह। अंतिम दाह पे क्या होता है कि जो मेल होते हैं वो ज़्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं उस संस्करण में एज़ कम्पेयर टू फीमेल। तो ये क्या हो गया, जेंडर रोल हो गया, क्योंकि ये समाज ने इस तरह से निर्मित किया है कि वहाँ पर क्या होगा कि जो जेंडर में मेल होगा वही ज़्यादा प्रेफरेंस किया जाता है उसको अंतिम दाह की जो भी प्रोसेस है उसको कंप्लीट करने के लिए एज़ कम्पेयर टू फीमेल। एंड नेक्स्ट अगर इसमें बात करें तो इट रेफर टू द सोशल एट्रीब्यूट्स, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एसोसिएटेड विद बीइंग्स मेल एंड फीमेल एंड द रिलेशनशिप बिटवीन वुमेन एंड मैन या गर्ल्स एंड बॉयज़। तो ये क्या है, एक तरह का सोशल एट्रीब्यूट होता है या रोल होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो कि एक पर्टिकुलर मेल और फीमेल को दी जाती है। एंड द रिलेशनशिप बिटवीन वुमेन एंड मैन, और जो मेल और फीमेल के बीच का संबंध है, ये सारी चीज़ें क्या हो जाती हैं, हमारी जेंडर के अंदर आ जाती है।
तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप आपको समझ आ गया हो। तो इसके साथ साथ हमारा जो भी कंप्लीट हो जाता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस और इसके सारे के सारे डायमेंशन। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके सेकंड टॉपिक की। तो अगर आपको यहाँ तक समझ आ गया हो, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। तो मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।